हाय गाइस, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि ये आखिरी ऐसा वीडियो रहता है जो आप लोगों की डिमांड थी और मैंने अभी तक नहीं बनाया था। लेकिन अगर आपको लगता है और भी कोई वीडियो रहता है जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब ये जो एक वीडियो है, ये एक वीडियो नहीं होगा, ये सीरीज होने वाली है अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आप टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने सारी की सारी जानकारी दे रखी है। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ELSS फंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपसे बोलना चाहूंगी। सबसे पहले, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करने वाली हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है और कोई भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लेना और इसको एक प्रोफेशनल एडवाइस की तरह मत लेना। दूसरी चीज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम आगे बढ़ सके। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ आप डिटेल्स में ELSS वाला वीडियो जरूर चेकआउट करो। ELSS ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं ना जो ना सिर्फ आपको इनकम जनरेट करके देते हैं बल्कि आपके टैक्सेस भी बचाते हैं। आपको पता है इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के अंडर, जहाँ पे आप 1.5 लाख तक का अमाउंट टैक्स फ्री रख सकते हो, उसमें ये ELSS भी काउंट होता है। इनफैक्ट जब आप सारे के सारे 80C वाले इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर करोगे ना, तो ELSS ही है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। मान लो आपकी इनकम ऐसे टैक्स ब्रैकेट में है जहां आपको 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है, मतलब 10 लाख से ऊपर की इनकम है आपकी। उसके अलावा मान लो वो सेम ELSS आपको 25% का रिटर्न देता है। तो अगर आप कंबाइन करके देखो, मान लो आपको 30% टैक्स बचाने को मिल रहा है और 25% अर्निंग हो रही है, तो 50% से ज्यादा फायदा हो रहा है आपका इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या टैक्स सेविंग ऑप्शंस है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जितनी भी ELSS स्कीम्स होती हैं उनमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, तो ये माइंड में रखना। सेकेंडली, ऑब्वियसली रिस्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी यानी शेयर मार्केट में, वहाँ थोड़ा रिस्क रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है। आप चाहो तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके चेक कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे के सारे क्राइटेरिया नहीं लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ मैंने किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ELSS म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली कंसिडर किया है, 3 इयर्स का एंड 5 इयर्स का, और ये भी चेक किया है कि कितना कंसिस्टेंट है पास्ट परफॉर्मेंस। देन फंड मैनेजर्स कौन कौन है और उनका रिकॉर्ड क्या है, मतलब इस स्कीम के अलावा जो बाकी स्कीम्स है उनके अंडर वो भी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये भी एक अच्छा आइडिया दे देता है कि फंड मैनेजर्स एक्चुअल में कैसे हैं या बाय चांस एक स्कीम चल गई। तो इन 3 मेजर क्राइटेरिया के अलावा मैंने 3 और फैक्टर्स भी कंसिडर किए हैं, बट उस पर डिपेंड नहीं किया है मेरे टॉप फंड्स ऑब्वियसली। तो जो 3 फैक्टर्स है, एक है कॉस्ट जिसमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों आता है, बट इस केस में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो आया है। कोई अगर रीसेंट मेजर चेंजेस हुए हैं, मतलब फंड का साइज एकदम से अगर बढ़ रहा है या फिर एकदम से कोई उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, तो वो सब चीजें ध्यान में रखी है। और उसके अलावा रेटिंग्स पे भी ध्यान दिया है। तो एग्जिट लोड क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि ELSS में कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, लेकिन एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देन जो फैक्टर्स मैंने नहीं कंसिडर किए हैं, आपको कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, मतलब आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, क्या आप उसी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अगर कंजर्वेटिव हो या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्रेफर करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी। तो मैंने ये चीज़ नहीं कंसिडर की है बिल्कुल भी। और ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मान लो आपको 3 साल में गाड़ी लेनी है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी पर्सनल है, वो मैं इस वीडियो में डेफिनेटली नहीं कंसिडर कर सकती। उसके अलावा टाइम पीरियड भी आपका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। और मोर और लेस सारी ELSS स्कीम्स मीडियम टर्म के लिए अच्छा परफॉर्म करती है। एंड देन लास्ट फैक्टर जो मैंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है वो है स्टॉक पोर्टफोलियो, क्योंकि स्टॉक पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि फंड मैनेजर्स एक तो चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग और उनको जो सही लग रहा होता है। दूसरा, अगर हम ऑलरेडी जानते होते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ELSS तो फिर भी ठीक है,
पर फिर बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। तो आई थिंक स्टॉक पोर्टफोलियो लेट फंड मैनेजर्स मैनेज, बट अगर आप उस चीज को चेक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उस चीज को कंसिडर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स कंसिडर किए हैं। तो अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें बताई है जो मैंने अपनी लिस्ट बनाते हुए कंसिडर की है। ये सिर्फ एक मेरी लिस्ट है और मेरी लिस्ट में पहला नंबर है क्वांट टैक्स प्लान का। तो इस पर्टिकुलर फंड के मैनेजर्स हैं अंकित पांडे एंड वसव सहगल, एंड ये फंड का जो साइज है वो है 433 करोड़। अब हम चेक कर लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये है क्वांट टैक्स प्लान का, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन है ये है क्वांट टैक्स प्लान। तो हम 5 इयर्स का ग्राफ देखते हैं। 2020 के बाद तो इंडेक्स से 100% ये ऊपर ही रहा है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पहले भी देखा जाए तो ऊपर नीचे होता रहा है ये। अब क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा है इसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की फंड तो हो जाता है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल के रिटर्न्स में 39% बन रहे हैं और 5 साल के इसमें 24% बन रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट इसने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी शुरू कर दी है और क्रिसिल ने इसको 5/5 रेटिंग भी दी है। अब अगर आप और किसी एजेंसी की रेटिंग चेक करना चाहो तो आप वो चेक कर सकते हो। मैंने सभी फंड्स के लिए क्रिसिल वाली ही रेटिंग कंसिडर की है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 99% इक्विटी में इन्वेस्ट है, यानी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, और उसमें से 40 से 50% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ज्यादातर फाइनेंस, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों सेक्टर्स के स्टॉक्स लिए हुए हैं। तो आप रिस्क रेशियोज स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा है, वो हमने ग्राफ में भी देख लिया कि हाँ थोड़ा डिविएशन तो हुआ है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो, लेकिन इसका अल्फा काफी अच्छा है, मतलब आपको काफी ज्यादा रिस्क फ्री रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। और इसका बीटा एटलीस्ट 1 से नीचे है, तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, तो 1% से नीचे अगर किसी डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है तो आई कंसिडर इट गुड इनफ। एंड एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं है, 3 साल का लॉक इन रहेगा और किसी भी ELSS फंड की तरह आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज से शुरुआत कर सकते हो, SIP और लमसम दोनों फॉर्म में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की, जो है बैंक ऑफ इंडिया का AXA टैक्स एडवांटेज फंड। तो इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आकाश, आई एम सॉरी आई कांट प्रोनाउंस द सरनेम। ये जो फंड है इसका साइज है 517 करोड़। तो चलिए अब उसका भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो अगेन हम सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडेक्स से आप देखोगे एक टाइम के बाद, जो ब्लू लाइन है दिस इज आवर फंड, एंड आप देखोगे अगर ऑलमोस्ट 2018 के बाद इट स्टार्टेड पिकिंग अप एंड उसके बाद से ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे जा रहा है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बढ़ती जा रही है। रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स के जो इसके रिटर्न्स हैं वो है 32.71% और 5 ईयर के जो रिटर्न्स है वो है 20.92%। तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है इस फंड ने भी, और इसकी क्रिसिल रेटिंग भी 5/5 है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इसने 97% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। बहुत फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो चेंजेस नहीं है, क्वांट में काफी फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू दिस। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये फंड भी रिस्की तो है, लेकिन इसका भी अल्फा काफी अच्छा है, मतलब आपको काफी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल जाते हैं। बीटा अगेन <1 है, यानी इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो वो भी रिलेटिवली ठीक है, मतलब कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। तो कॉस्ट की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से ऊपर है, इवन इन डायरेक्ट प्लान क्लोज टू 1.65% है, एंड ये चीज आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं है लाइक एनी अदर ELSS फंड, और लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल का, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो इस फंड में भी। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इसके फंड मैनेजर है नीलेश सुराना जी, एंड इस फंड का साइज है 9,832 करोड़। तो डेफिनेटली फंड साइज थोड़ा ज्यादा है इसका। अब अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ आप देख सकते हो 1 ईयर का परफॉर्मेंस दिखा रखा है, एंड अगेन ब्लू लाइन इज अ फंड एंड येलो लाइन इज इंडेक्स। तो आप चेक कर सकते हो, देखो ऑलमोस्ट शुरुआत से ही 5 साल से ही इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा इंडेक्स से ऊपर ही रहा है। एंड अगर हम बात करें एग्जैक्ट नंबर्स की
3 इयर्स में इसके रिटर्न्स जनरेट हुए हैं 27% और 5 इयर्स में 20.46%। तो इस फंड को क्रिस्टल ने 4 की रेटिंग दी है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, लेकिन कंसिस्टेंसी वाइज ये फंड काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, आप परफॉर्मेंस से देख ही सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 99% से ऊपर इक्विटी में इन्वेस्टेड है और जो सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस है वो है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ऑटो। तो अब देखते हैं इसके रेशियोज में स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी ज्यादा है और बीटा भी आप बोल सकते हो ऑल्दो 1 से नीचे ही है, बट रिलेटिवली हल्का सा ज्यादा है, तो थोड़ा वॉलेटाइल है ये फंड। लेकिन इसके जो रिटर्न्स है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, वो अच्छे हैं। अल्फा इज अबव कैटेगरी एवरेज, तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो और काफी कंसिस्टेंट रहा है, तो इसलिए आप कंसिडर कर सकते हो। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ना डायरेक्ट प्लान का, वो सिर्फ 0.44% है। एंड लाइक एनी अदर ELSS प्लान, इसमें भी एग्जिट लोड नहीं है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है और आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी लिस्ट में नेक्स्ट फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, एंड इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर हैं श्रीदत्ता भंडवालदार और विशाल मिश्रा, और इस फंड का साइज है 2772 करोड़। तो चलिए आप परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ब्लू लाइन फंड का परफॉर्मेंस है और येलो लाइन इंडेक्स का, एंड ये भी आप देखोगे पहले हमेशा इंडेक्स के आसपास ही रहा है एंड 2019 ऑनवर्ड्स इसने हमेशा इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती गई है विद टाइम। 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 29.59% है और 5 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे 20.13% है। इस फंड को भी क्रिस्टल ने 5/5 रेटिंग दी है और कंसिस्टेंसी की बात करें तो मोर और लेस ये भी कंसिस्टेंट रहा ही है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होती गई है। तो इस फंड की इन्वेस्टमेंट में 95% इसकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है फिलहाल, एंड जिन सेक्टर्स में मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके रिस्क रेशियोज आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी तो है लेकिन स्टिल इसका बीटा <1 ही है। एंड अगर अल्फा की बात करें तो अगेन यहाँ पे अच्छे रिस्क एडजस्टेड आपको रिटर्न मिल जाएंगे, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। एज लाइक एनी अदर फंड एग्जिट लोड नहीं होगा और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड तो रहेगा ही रहेगा और आप 500 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ना मैं 5th फंड बिल्कुल भी नैरो डाउन नहीं कर पाई इवन फॉर माई ओन सेक। तो कुछ फंड्स जो 5th पोजीशन में हो सकते थे एंड आई एम नॉट श्योर उनमें से कौन सा बेटर है, मैं आपको वो सारे फंड्स के नाम बता देती हूँ। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड एंड UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो आप इन चारों में से भी फंड ऑप्शंस चेक कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप नैरो डाउन कर सकते हो अगर आपको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप सच में टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट क्यों Q4 की वेट करनी जब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा होगा। बी एन अर्ली बर्ड और आप टाइमली इन्वेस्ट करने की जरूर कोशिश करना। अब अगर आप सच में अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने हाथ में लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस जरूर चेक कर लो इस चैनल पे, और इस पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस की भी पूरी सीरीज आने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल दोज यू केयर अबाउट एंड आपको लगता है उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।